हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल और अपने एग्ज़ाम को लेके आप लोग काफ़ी शिद्दत से काम कर रहे होंगे। देखिए, एक एस्पिरेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने काम को लगातार रिवाइज करें। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, उनको आप बाय हार्ट लर्न कर लो। ठीक है भाई साहब, आप याद कर लो, बिल्कुल जुबा पे होनी चाहिए सारे के सारे फार्मूले। ठीक है, आपके एनसीईआरटी की बुक्स सफिशिएंट है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो अभी देखो एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। तो केवीएस में जो आने वाले पेपर हैं, ठीक है, जो अब आने वाले फ्यूचर पेपर है, या फिर बहुत सारे लोगों ने भी यूपी पीजीडी के फॉर्म भी फिल किए होंगे, तो पैटर्न सभी का एक जैसा ही है। ऐसा नहीं कि मतलब कहाँ से करा जाए, ऐसा कुछ है नहीं। आप बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए और मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए। ठीक है, एनसीईआरटी सफिशिएंट है। देखो, एनसीईआरटी की बुक सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल को अच्छी तरह से करिए। मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा था कि जो आपके एनवीएस के क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके एनसीईआरटी की बुक से ही पुटअप कर रखे हैं। ठीक है, सीधे सीधे एग्जाम्पल उठा रखे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके उठा रखे हैं। तो आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं आप लोगों को कहीं भटकने की ज़रूरत है। आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है आपका काम, रिवीजन। जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बाय हार्ट लर्न कर लो। जितना मैं बोल रहा हूँ आप उतना करिए, तो 110% आपको इसका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखो ये एनवीएस का ही है। कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हुए हैं, आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक, और कोई भी आपके डाउट्स है या फिर आपके क्वेश्चंस है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मैं आने वाले कुछ टाइम में फिर से मैं उसके ऊपर मैं वीडियो ले आऊँगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन के साथ। ये भी क्वेश्चन सीधे सीधे आपका एनसीईआरटी की बुक से ही उठाया गया। ठीक है, 11th की बुक से। देखो, अब क्वेश्चन में कहा गया क्या, वो चीज़ क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो, ए बॉक्स ऑफ मास 3.3 kg इज प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल बाय फोर्स ऑफ 9 न्यूटन। तो 9 न्यूटन के फोर्स से क्या हो रहा है, मैं इस बॉक्स को प्रेस कर रहा हूँ। अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, इसका वेट, इसकी वेट की वजह से mg करेक्ट है। अब और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो चीज़ आप लोगों को ध्यान से देखनी है। स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब मीन्स म्यू एस की वैल्यू आपको गिवन है 0.5, करेक्ट है 0.5। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉक्स इज क्लोज टू। ठीक है, देखो पहले जैसे आप इस क्वेश्चन को देखोगे, जल्दबाजी में कोई क्या करेगा कि अरे यार इसका आंसर तो थर्ड वाला होना चाहिए 9 न्यूटन, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, और बहुत सारी गलतियां करते हैं यहाँ पे लोग। ठीक है, आपको मेन चीज़ ध्यान में रखनी है, किस तरीके से सॉल्व करना है वो चीज़ देखिए। सबसे पहली बात तो ये बोल रही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होगा कि आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फोर्स। फ्रिक्शन क्या होगा आपका, फ्रिक्शन इज अ फोर्स। ओके, दिस एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो भी आपके कॉन्टैक्ट में होंगे सरफेसेस, जैसे ब्लॉक का सरफेस, नीचे वाला सरफेस, और सरफेस का ऊपर वाला, जैसे सपोज करो कि टेबल है। ठीक है, टेबल के ऊपर वाला सरफेस और ब्लॉक के नीचे वाला सरफेस, इनके बीच में आपका क्या करेगा, दो सरफेस आपके इंटरेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपका फ्रिक्शन जनरेट होगा। ओके करेक्ट। ठीक है, अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब भी हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को लिखते हैं, दिस इज म्यू एफ एस इज लेस देन एंड इक्वल टू म्यू एस एन, और कभी कभी आर भी लिखते हैं। एन क्या होगा, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये चीज़ भी आपको देखनी है। ये लिमिटिंग फोर्स मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अब कितनी है वो चीज़ देख लेते हैं। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, देखो 0.5 इंटू, अब इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, देखो जितना मैं फोर्स अप्लाई करूँगा 9 न्यूटन, तो एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अपोजिट इसके रेस्पॉन्स में एक फोर्स लेगा, इट्स मैग्नीट्यूड इज 9 न्यूटन। तो 9 न्यूटन कर दो तो कितना आएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 4.5 न्यूटन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 4.5।
4.5 तक क्या करेगा, ये अपोज करेगा मोशन का। और उसके बाद अगर सपोज से ज़्यादा अगर आपकी वैल्यू हो गई इस एक्सटर्नल फोर्स की, तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ठीक। अब बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कभी अपनी डेली लाइफ में, सपोज करो कि आपको अपनी खटिया मतलब बेड है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत एक एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी आप लोग झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए घर पे होंगे, ठीक है, तो कभी कभी आपको ये साइड करना होता है, ठीक है। तो क्या करते हो, धक्का देते हो। पहले जैसे आप धक्का देना स्टार्ट करते हो, पुश करना स्टार्ट करते हो, तो आप धीरे धीरे ताकत लगाते हो, ठीक है, ताकत इंक्रीज़ करते हो। तो एक टाइम के बाद, पहले तक तो ये रुकी रहती है, फिर एक टाइम के बाद ये मूव कर जाती है, ठीक है, ये मूव कर जाती है। तो इसका मतलब जब पहले आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, तो जो उसके ये आपके 4 पॉइंट्स आ गए, 4 पॉइंट्स में क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, करेक्ट है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा। जब तक आप लिमिट तक ना पहुँचे, मतलब जब तक आपकी वैल्यू, सपोज करो कि 100 न्यूटन, मैं एज्यूम करता हूँ 100 न्यूटन है फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू, और आप अप्लाई कर रहे हो 10 न्यूटन, उसके बाद आप और ताकत बढ़ाओगे तो हो गया 20, फिर और ताकत बढ़ाओगे तो 30, फिर 50, फिर पूरी जोर के साथ जब आप इसको पुश करोगे, तो जब ये वैल्यू आपकी 100.5 मतलब 100 क्रॉस कर जाएगी, तो ये मूव करना स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। अब देखो, अब mg, सबसे पहले तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इस ब्लॉक को पकड़ो, इस ब्लॉक में लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उनको देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लग रहा है आपका 9 न्यूटन, करेक्ट है। इसके रेस्पॉन्स में यहाँ पे लगेगा 9 न्यूटन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, दैट इज़ mg, m कितना होगा 0.3 इंटू 10 मतलब 3 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज़ 4.5 न्यूटन। अब ये डिपेंड करेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू पे, ठीक है, जो आपका ये एक्सटर्नल फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक, आई बात समझ में। तो अब देखो यहाँ पे जैसे आप धक्का देना स्टार्ट कर रहे हो, वैल्यू अगर आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगेगा, 20 लगाया तो 20 लगेगा, 30 लगाया तो 30 लगेगा। वैसे आपको यहाँ पे देखना है, अगर 3 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा, 3 न्यूटन। ये तो है मैक्सिमम वैल्यू से भी नीचे आएगी आपका, ठीक है, 3 न्यूटन। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लगा, 3 न्यूटन, ठीक है, 3 न्यूटन। तो सरफेस जो आपका क्या है, सरफेस वॉल की सरफेस है, वॉल की सरफेस क्या करेगी, बॉक्स की सरफेस पे एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगी, दैट इज़ 3 न्यूटन, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, दिस इज़ 9 न्यूटन। तो भाई साहब आप लोग को क्या करना है, देखो फोर्स की जो वैल्यू है, फोर्स इक्वल्स टू, अब ये आएगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, दैट इज़ -9i, और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मतलब +3j। तो ये आ गया आपका फोर्स की वैल्यू, आई बात समझ में, द रिजल्टेंट फोर्स, करेक्ट है, ओके। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल सा आपको करना क्या है, देखो, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट अंडर इसके जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 81 प्लस 9 अंडर दिस इज 90। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 3/10, एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 9.5 न्यूटन, करेक्ट है। तो यही चीज़ आपको निकालनी थी, जो आपका फोर्स होगा, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स 9.5 इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। जल्दबाजी नहीं करनी, आप लोगों को ध्यान से समझना है, उसके बाद ही आपको सॉल्व करना, आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बोला कि बॉल इज मेड टू यूनिफॉर्मली मूव ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रही है, ठीक है, आई बात समझ में। तो अब जब हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, तो सेंटर की तरफ क्या लगेगा, सेंटीपिटल फोर्स Fc इज अ सेंटीपिटल फोर्स विच इज़ परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी,
ठीक है, द वर्क डन बाय द एजेंसी प्रोवाइडिंग नेसेसरी फोर्स फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ बॉल इज ज़ीरो, करेक्ट है, इज ज़ीरो। तो देखो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी क्या, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल थ्रोज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को क्या करूँगा, थ्रो करूँगा विद वेलोसिटी v, तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर पाथ। ठीक है भाई साहब, कैसे निकलेगा, एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू क्या होगा चार्ज, वी क्या होगा वेलोसिटी, और बी क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनटू द प्लेन, ठीक है, ये जो आपका प्लेन है इस प्लेन के इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में, करेक्ट। और सपोज करो कि इनवर्ड डायरेक्शन को मैं ले लेता हूँ माइनस के, ठीक, ये वाली डायरेक्शन होगी प्लस आई, ठीक, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मैं ले लेता हूँ प्लस जे, करेक्ट है। अब सपोज करो कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है पॉजिटिव आई डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन है आई, तो जो इसका पाथ होगा, देखो पाथ कैसा होगा वो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स आई क्रॉस माइनस के, आई क्रॉस माइनस के, तो कितना आई के इज इक्वल्स टू माइनस जे, माइनस माइनस प्लस, दिस इज प्लस जे। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगी इस डायरेक्शन में तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में को फोर्स लगेगा, और जिसकी वजह से ये यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जो फोर्स होगा, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें बोलेंगे, द एवरेज फोर्स फॉर ईच रेवोल्यूशन इज जीरो, भाई साहब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एवरेज फोर्स का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स, इसका भी कोई मतलब नहीं। द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, मतलब जो आपका फोर्स है, फोर्स क्या होगा, ऑलवेज वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मतलब वेलोसिटी दैट मीन्स एफ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है। जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी तो वर्क डन बाय द फोर्स होगा, क्या होगा, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। कैसे होगा ज़ीरो, अब ये भी देख लो, डब्ल्यू इक्वल से क्या होता है, देखो भाई साहब, एफ डॉट एस, करेक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होगा एफ इंटू एस, एस इज डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा। अब इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो, करेक्ट है। तो वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन, देखो वर्क डन कब आएगा नॉन ज़ीरो, जब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तभी तो मैं बोलूँगा भाई साहब कि वर्क डन इक्वल्स टू ज़ीरो है, सॉरी वर्क डन इक्वल्स टू नॉन ज़ीरो है, ठीक है। सपोज करो कि फिर से ये ब्लॉक वाला सिस्टम, अगर आप क्या कर रहे हो, इसको धक्का दे रहे हो, ठीक है, धक्का दे रहे हो और ये मूव कर रही है, सपोज करो कि 10 मीटर डिस्प्लेस कर रही है, यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, तो वर्क डन बाय द सपोज रमेश, वर्क डन बाय द रमेश इज़ नॉन ज़ीरो, करेक्ट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको पुश करेगा तो ये मूव करेगी, तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन क्या आएगा, नॉन ज़ीरो। अगर मैं यही चीज़ बोलूँ कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो भाई साहब वर्क डन मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज ऑलवेज ज़ीरो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऑलवेज ज़ीरो क्यों होगा, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज ऑलवेज ज़ीरो, करेक्ट है। तो इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव, करेक्ट। अगर फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। कैसे, देखो ये ब्लॉक है, अगर सपोज करो कि फ्रिक्शनल फोर्स है एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, सपोज दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और प्लस आई और माइनस आई, ठीक है। अब जैसे मैं निकालूंगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, तो कितना आएगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स
इज इक्वल टू एफ के डॉट एस। तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, कॉस ऑफ 180, तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, मतलब ये क्या करेगा, इसकी स्पीड को डिक्रीज कराएगा। ठीक है, अपोज कर रहा है, मोशन का अपोज कर रहा है, तभी तो बोला फ्रिक्शनल फोर्स। आ रही बात सुन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एज अ शोन इन अ फिगर, टू फिगर्स बिलो, पॉइंटर अटैच स्प्रिंग इंडिकेट डिफरेंट एक्सटेंशन इन टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली सीधे सीधे एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, देखो आप लोगों ने देखा होगा कि एक जगह पे आपका मास, दूसरा आ गया एक्सटेंशन, ठीक, और तीसरी चीज़ में आएगा आपका एफ स्प्रिंग फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट। करेक्ट, जब मास ज़ीरो होगा तो एक्सटेंशन ज़ीरो, और दिस इज स्प्रिंग फोर्स इज ज़ीरो। अब मास को इंक्रीज़ किया 10 kg, तो एक्सटेंशन कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक, और एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो स्प्रिंग फोर्स फॉर स्टैटिक सिस्टम दैट इज एम इंटू जी के एक्स। करेक्ट है, ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा। तो कितना आएगा, दिस इज नथिंग बट 100 न्यूटन। करेक्ट है, फॉर 30 kg वी हैव 8 सेंटीमीटर एक्सटेंशन एंड द फोर्स दैट इज स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू वेट इज इक्वल टू 300 न्यूटन। करेक्ट है, अब मास अननोन है, ठीक, और एक्सटेंशन गिवन है आपका 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एस दिस इज 10 इंटू एम। करेक्ट है, अब यहाँ पे से देखो, अगर जब मैं निकालूंगा क्या ग्राफ बिटवीन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड एक्सटेंशन, तो उसके बीच क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। करेक्ट है, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा दिस इज नथिंग बट के स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का क्या होगा, सेम। आ रही बात समझ में। अब ये के कैसे निकलेगा, के इज़ नथिंग बट डेल्टा एफ एस अपॉन डेल्टा एक्स। तो बेटा जी आपको कुछ करना नहीं है, स्लोप निकाल दो, 2 पॉइंट्स गिवन है, एक मास देखो 3 पॉइंट्स, देखो 0 के लिए आएगा 0, और सपोज करो 10 के लिए कितना आ रहा है 6, 10 के लिए 6, 30 के लिए एक्सटेंशन और आ जाएगा, फिर इसके बाद m अननोन है उसके लिए आगे वैल्यू। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकलेगा, दिस इज इक्वल्स टू एफ एस, पहले इन दोनों का ले लो फिर दोनों का ले लो इसका। ठीक है, तो कितना आया 300 माइनस 100 अपॉन दिस इज 8 माइनस 6, दिस इज इक्वल्स टू m इज अननोन, m माइनस 300 अपॉन 10 माइनस 8, तो कितना आ गया, दिस इज 200 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू m माइनस 300 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो m इक्वल्स टू कितना आ गया, सॉरी m इंटू 10, m 10, तो कितना आएगा, दिस इज 10m इज इक्वल्स टू 500, दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू 50 kg। तो 50 kg आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये वाला बस आपको स्लोप से कैलकुलेट करना था। ठीक है, इजी है। ठीक, थोड़ा सा घुमाने के लिए आपको दिया गया था, लेकिन आपको पता है कि एफ और जो आपका एक्स आएगा इसके बीच जो आपका ग्राफ आएगा, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, दूसरा बोला है फ्रिक्शनलेस सरफेस, आई बात समझ में। ये आ गया आपका बॉल, इनिशियल वेलोसिटी है 0 और ये मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में अंडर द एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फोर्स। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ये जो फोर्स है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। तो जब भी बोल दिया कांस्टेंट, चाहे फोर्स कांस्टेंट हो चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो सीरीज से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन, अब इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी वाली है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी फॉर एक्सेलरेशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस
2as, ठीक है। तो ये आएगा एक्सेलरेशन के लिए, डी एक्सेलरेशन के लिए नेगेटिव कर दो, आई बात समझ में, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट द वर्क डन बाय द फोर्स, तो बेटा जी वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायरेक्शन में क्या हो रही है, ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, तो एंगल कितना आएगा 0, तो आएगा एफ, वी नो दैट एम ए एस, थर्ड इक्वेशन यूज़ करो v, तो ए एस की जगह पे क्या आ जाएगा, दिस इज एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, दिस इज नथिंग बट एम वी स्क्वायर बाई 2। मतलब जो आपका वर्क डन आएगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। पहला वाला तो स्ट्रेट लाइन है, ये गया। दूसरा वाला क्या कर रहा है, टाइम वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो एक पॉइंट के बाद w की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट, दिस इज आल्सो रॉन्ग। अनदर इज, देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या स्ट्रेट लाइन है, मतलब w इज़ प्रोपोर्शनल टू v, तो ये भी गलत हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब पैराबोला वाला जो होगा दैट इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है ग्राफ वाला। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोले थे, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये वेरिएबल फोर्स वाला है, सीधे सीधे एनसीईआरटी की बुक से। सारे क्वेश्चन जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे के सारे एनसीईआरटी की बुक से ही उठा के दे रखे हैं, ठीक है। तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब देखो वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट, ये वेरिएबल है मतलब फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट 6x² माइनस 3x प्लस 9, ये 9 ये आपकी वैल्यू गिवन है न्यूटन, ठीक है। अब इनिशियली देखो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5 तक ये क्या करेगा, काम करेगा, मतलब यहाँ तक तो ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। और हमें वर्क डन निकालना है, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स इज मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस टू दिस। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको गिवन है, तो देखो वर्क डन कुछ चाहे वेरिएबल फोर्स हो चाहे कांस्टेंट फोर्स हो, इक्वेशन वही है, एफ डॉट डी एक्स, दिस इज फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना, एफ डी एक्स कॉस ऑफ थीटा, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव, तो आएगा एफ डॉट डी एक्स। तो बेटा जी आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट कर देना है, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 4, तो वी नो दैट x टू द पावर m dx इंटीग्रेशन दिस इज नथिंग बट x टू द पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, ठीक है। तो इसी में रख दो, दिस इज इंटीग्रेशन 6x² माइनस 3x प्लस 9 dx इज इक्वल्स टू, तो इंटीग्रेट x टू द पावर 3 अपॉन 3 माइनस 3x² अपॉन 2 प्लस 9x, अपर लिमिट है 4, लोअर लिमिट है 0, बस वैल्यू पुट कर दो। दूसरे 0 वाले के लिए तो 0 आएगा, लेकिन फर्स्ट वाले के लिए कितना आएगा, ये कटा इससे तो कितना है 2, 4 टू द पावर 3 माइनस 3, 4 टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 4, और बाकी का आपका 0 आ गया, ठीक है। तो कितना है 2 इंटू 64 माइनस, अच्छा 3/2 भी है ना, 3/2 मतलब 24 प्लस 36, दिस इज इक्वल्स टू 128 माइनस प्लस 12, दिस इज नथिंग बट 140 न्यूटन मीटर। तो जो लास्ट वाला है यही आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे सीधे देखो, जो क्वेश्चन आपका मोटर डिलीवर्स पावर, तो भाई साहब आप देखो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक, मतलब कितनी आपका कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा मोटर, ठीक है, जो भी आपका फंक्शन कर रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 30 किलोवाट, ठीक है, टू लिफ्ट 900 kg मास ऑफ यूनिफॉर्म, ये लिफ्ट इसका मास है 900 kg और इसके अंदर आपका सामान रखा हुआ है जिसका मास है
600 kg। ठीक है, तो भाई साहब डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। करेक्ट है। और चीज़ें क्या बोली गई है, ये मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, ऑलवेज मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक, तो यहाँ पे आ गया फ्रिक्शनल फोर्स एफ के, और एम जी की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एफ नेट कितना आ जाएगा भाई साहब, दिस इज एफ के प्लस एम जी, एम क्या आएगा, टोटल मास, दिस इज, तो इसको लिख लो फिर कितना आ गया, दिस इज 6000 न्यूटन प्लस ये कितना है, 9 6 15 15,000 न्यूटन, तो कितना आएगा, दिस इज़ नथिंग बट 21,000 न्यूटन। ये आ गया टोटल फोर्स, दिस इज़ कांस्टेंट फोर्स है, ये नीचे की ओर वर्क करेगा। अब इसको ऊपर यूनिफॉर्मली मूव कराने के लिए, देखो यूनिफॉर्म बोल रहे हैं ना, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, v इज़ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा कि जो नेट फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज इक्वल टू दिस, तभी तो क्या आएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलो देखो, पावर वी नो दैट दिस इज इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन फोर्स इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, दिस इज नथिंग बट 330 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट। इसको इक्वल कर दो, कितना आएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी, 21,000 इंटू वी, तो वी इक्वल्स टू कितना निकल गया, दिस इज नथिंग बट 30/21, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 10/7, एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको आपको देखना है और उसके बाद आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन पूछा क्या गया, वो स्पीड वेलोसिटी पूछ रखी है। ठीक है, वी नो दैट आर सी एम क्या होगा, दिस इज फॉर डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, एम आई आर आई वैक्टर अपॉन समेशन एम आई। ठीक है, इसको ही डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी इज़ नथिंग बट स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट समेशन एम आई, ये देगा वी आई वैक्टर अपॉन समेशन एम आई। आपके दो मास गिवन है, तो ठीक है भाई, आर ए की वैल्यू ये है, तो डी आर ए बाई डी टी निकाल लो, ये आ जाएगा वी ए। ठीक, टी का फंक्शन दे देगा ना टी, अब आपको पता ही है डिफ्रेंशिएशन जब आप निकालोगे डी बाई डी एक्स और एक्स टू दी पावर एम, तो कितना आ जाएगा, एम एक्स टू दी पावर एम माइनस 1। सिंपल सी बात है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक, तो कितना आ जाएगा, पहले वाले का आएगा 5i माइनस 7j माइनस 3k, ये आ गया फर्स्ट वेलोसिटी वी ए, करेक्ट है। और दूसरा कितना आ गया, वी बी इज इक्वल्स टू नथिंग बट डी आर बी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू कितना आ गया फिर, माइनस 39 प्लस 35j माइनस 9k, ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन पुट कर दो। ठीक, पुट कर दो, भी देखते हैं कितना आएगा। वी सी एम इज़ नथिंग बट एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, अपॉन सम एम ए प्लस एम बी। एम ए की वैल्यू कितनी है 10, एम टू की एम बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 10 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 50i माइनस 70j माइनस 30k। ठीक है, और दूसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 kg है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना है माइनस 26i प्लस 70j माइनस 18k। ठीक है, ये माइनस वाले प्लस वाला हटा दो इसको,
और दोनों जो सिमिलर उसको जोड़ दो, कितना आएगा 76, सॉरी ये कितना है, दिस इज 24i माइनस 48j अपन में कितना आएगा 12 इक्वल्स टू कितना आ गया 2i माइनस 4j इज इक्वल्स टू, देखो आंसर में कितना है, हाँ ठीक है, तो ये आ गया ना वेलोसिटी। ठीक, तो सिंपल है भाई साहब, थोड़ा बहुत देखोगे इजीली निकल जाएगा। और फिर से मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है भाई साहब, NCERT फिजिक्स 11th एंड 12th, ये सफिशिएंट है PGD फिजिक्स के लिए। ठीक है, आई बात समझे, बस इतना ही देखने की आपको ज़रूरत है और आपका सफ़र जो है वो सफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए फ्लाई व्हील विच इज़ रोटेटिंग इनिशियली, अब ये रोटेशन मोशन से आ गया। ठीक है, रोटेशन मोशन तो रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन, रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन सिमिलर है फॉर, देखो वन डायमेंशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, करेक्ट, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s फॉर a इज़ पॉजिटिव। तो इसमें भी क्या होगा, रोटेशन में क्या आ जाएगा, v की जगह पे आ जाएगा ओमेगा, u की जगह पे आ जाएगा ओमेगा नॉट, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और एक्सेलरेशन की जगह पर आ जाएगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, और फोर्स की जगह पे क्या आ जाएगा टॉर्क, दिस इज एंगुलर फोर्स। मोमेंटम की जगह पे क्या आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आई बात समझ में, यही चीज़ देखनी है आपको। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलो। ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग में ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू व्हाट 18 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है, अल्फा की वैल्यू कितनी है -2.0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क वर्क कर होगा तभी तो क्या आएगा आपका फाइनल वेलोसिटी 0, मतलब ओमेगा इक्वल्स टू 0। अब ये रेस्ट में आने से पहले कितनी बार ये रोटेट कर रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या निकालो, देखो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा 2 पाई रेडियन। ठीक है, अब सबसे पहले निकालो टोटल डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज इक्वल्स टू ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा, करेक्ट है, ये माइनस है तो कितना आएगा, फाइनल तो आ गया 0, यहाँ पे कितना आएगा 18 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, तो कितना आएगा 81। ठीक, अब ये थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा n टाइम्स 2 पाई, तो n इक्वल्स टू कितना आएगा 81 अपॉन 2 पाई, करेक्ट। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 13 के इक्वल आएगा, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका रोटेशन से ही है। ठीक है, रोटेशनल देखो, जब हमने बात करा लीनियर मोशन में, तो लीनियर मोशन में क्या था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या जाएगा टाउ, टॉर्क इक्वल्स टू क्या आएगा, दिस इज I इंटू अल्फा। आई क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या आ जाएगा, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। मास कन्वर्ट हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, एक्सेलरेशन हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन में। ठीक है, आई बात समझ में, दिस इज टॉर्क रोटेशनल फोर्स, करेक्ट है। एंड दिस इज इक्वल्स टू R क्रॉस एफ, दिस इज RF साइन ऑफ थीटा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ए लाइट इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड इज वाउंड अराउंड द रिम ऑफ फ्रिक्शनलेस पुली। भाई साहब पुली दे रखी है,
ठीक है, इसके अराउंड हमने वायर को कनेक्ट कर रखा है, ठीक, इसके अराउंड मैंने वायर को कनेक्ट कर रखा है ऐसे, ठीक। अब बोल रहा है रेडियस कितनी है, मास कितना दे रखा है इसका, m इक्वल्स टू 10 kg, करेक्ट। और रेडियस की वैल्यू कितनी है, दिस इज़ 15 सेंटीमीटर ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सल एंड विथ फ्रिक्शनलेस बेयरिंग, मतलब ये रोटेट कर सकता है। द फ्री एंड ऑफ द कॉर्ड इज पुल्ड, तो ये फ्री एंड जो है वो नीचे की तरफ मैं इसको खींच रहा हूँ 20 न्यूटन से। अब मैंने वाइंड मतलब घुमा रखा है इसको, जैसे मैं नीचे खींचूंगा तो ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, करेक्ट है। अब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो बोला कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, तो इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक। अब देखो ये पॉइंट फिक्स है, इसके अराउंड ये रोटेट कर रही है और इस डायरेक्शन में ये क्या होगा, आर वेक्टर, ठीक है। दिस इज़ आर वेक्टर, दिस इज़ फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, तो ये कितना आएगा आर। देखो टाउ जब भी निकालोगे, टाउ इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा इज इक्वल्स टू आर की जगह पे कितना आएगा 15 सेंटीमीटर इंटू फोर्स कितना है 20 न्यूटन, इनके बीच का एंगल कितना है 90, तो 1 आ गया, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क है, डिस्क के लिए क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज नथिंग बट mr²/2, करेक्ट है। तो mr²/2 ये आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितने दी है, अल्फा इज इक्वल्स टू 15 इंटू 20 अपॉन mr² इंटू 2, तो वैल्यू पुट कर दो भाई साहब, कितना आ गया, m की जगह पे कितना है 10, 15 इंटू 20 इंटू 2 अपॉन 10 इंटू 15 इंटू 15, तो 15 से 15 कैंसिल, दिस ये कैंसिल हो गया, तो कितना गया, और देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो कितना है 100, तो वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज़ नथिंग बट, इसको कट कर दो, कितनी बार कटा, 5 दूना 10 मतलब 3, 80/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया, सेकेंड वाला। बस आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी थी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल डायनेमिक्स दैट इज आई इक्वल्स टू अल्फा, रोटेट कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक। आने वाले फ्यूचर में मैं डिस्कस करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, लेकिन फिलहाल अब कैसे इसको सॉल्व करना है, बेसिकली आपको क्या निकालना था, ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी थी, ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ये बोला एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास गिवन है इज रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, v दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, और रेडियस भी आपको गिवन है 0.25 मीटर, करेक्ट है। मास भी गिवन है। अब निकालना क्या, काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv², दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसमें रख दो। और एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, अबाउट दिस फिक्स पॉइंट, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेगा तो ये रोटेट करेगा, दैट इज़ mvr, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करूँ तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड फिर हम मिलेंगे, ओके।